अभी अंदर जाना है। नमस्कार, जन प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद है हम लोग कोतवाली बाज़ार में, जहां पर गुरुद्वारा सिंह सभा में संक्रांत के दिन आज राकेश चौधरी यहां पहुंचे थे। और बात करते हैं कि जैसा कि सबको पता है कि धर्मशाला में और पूरे देश में जो है लोकसभा चुनाव है और धर्मशाला में उपचुनाव है। और उपचुनाव में राकेश चौधरी द्वारा जो है नामांकन भर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों द्वारा आज नामांकन भरा जाना है। तो क्या रणनीति रहने वाली है और कितना रिस्पांस जो है लोगों का राकेश चौधरी को मिल रहा है, क्योंकि दो बार के ये प्रत्याशी रहे हैं, एक बार आज़ाद और दूसरी बार भाजपा से चुनाव लड़े हैं और इस बार फिर जो है आज़ाद प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं सच्चे बादशाह गुरु नानक जी के श्री चरणों में अपना शीश निभाने के लिए आज यहाँ आया था। और गुरु नानक जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी संगत का धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ। राकेश जी, नॉमिनेशन फाइल हो चुका है, कहीं ना कहीं ये अटकलें आ रही थी। सबसे बड़ी पहले बात कि अब लोगों के बीच में, अब ये समझ लीजिए कि बात चल रही थी या अफवाह चल रही थी या क्या था, कि ये लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या आप नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, किसने कह दिया। और ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह मात्र है। मेरे साथ धर्मशाला की प्रबुद्ध जनता और प्रबुद्ध जनता का बहुत ज़्यादा प्यार, और इस बार मुझे गुरु नानक जी के श्री चरणों का भी आशीर्वाद मिला है। ऐसे ये जो लोग ऐसे भ्रांतियां फैला रहे हैं, ये सिर्फ अफवाह और अफवाह है, बाकी कुछ नहीं है। और मैं पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ धर्मशाला के अंदर चुनाव लड़ूंगा। और लोग जिस तरह से मुझे प्यार दे रहे हैं तीसरे विकल्प के रूप में, उससे मुझे लगता है कि इस बार जो हमारी नैया बिल्कुल पार लगेगी। हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला तो कहीं ना कहीं पे धर्मशाला में दिख ही रहा है। आपके आने के बाद त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। बात की जाए तो भाजपा का दामन थामा था, अब राकेश चौधरी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। तो आगामी रणनीति धर्मशाला में क्या रहेगी और क्या मुद्दे जो है वो लेकर जो है आप जो है जनता के बीच। पार्टी को मजबूत करने के लिए जो कुछ मैं कर सकता था वो मैंने बड़ी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वो कार्य किया। लेकिन आनन फानन में जिस तरह से इन्होंने यहाँ से कांग्रेस पार्टी के विधायक को प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, वो एक अचंभे वाला हमारे सब के लिए, धर्मशाला की समस्त जनता के लिए वो एक बड़ा अचंभा सा मतलब था कि ये कहाँ से ऐसे प्रत्याशी को, जिन्होंने पिछले 14 महीने से धर्मशाला की जो देवतुल्य जनता है उनके लिए अपने कपाट बंद रखे थे और किसी से न टेलीफोन पे बात, टेलीफोन बिल्कुल स्विच ऑफ, मतलब कुल मिला के मैं ये कहूँ तो जनता की सुध बुध नहीं ली है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, क्या सोच के बनाया वो अब जो उसका जवाब जो वो जनता देगी। और बात रही यहाँ से हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं, धर्मशाला पिछले कई सालों से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चला हुआ है, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, और इतना 3 साल के लिए प्रोजेक्ट आया था, लेकिन इतना लंबित हो गया ये मामला, अभी तक स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो पूर्ण होने पे नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे जो यहाँ से नुमाइंदे रहे, यानी उनकी नुमाइंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही है कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इतना लंबा खिंच गया, 10-12 साल हो गए। और यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो प्रमुख मुद्दा धर्मशाला की समस्त जनता के लिए, धर्मशाला में बहुत सारे विद्वान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जिनका मानना है कि हिमाचल प्रदेश के लिए एकमात्र एक यूनिवर्सिटी आई और हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता के लिए बड़े गौरव की बात थी और हम सब धर्मशाला वासियों के लिए तो अत्यंत गौरव की बात थी। लेकिन फिर से मुझे वही कहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ा है। और इस तरह से राजनीति और बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, इतना बड़ा एजुकेशनल हब, जिसकी अपेक्षा बहुत मतलब करना भी हमारे लिए मुश्किल थी, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारे लिए, धर्मशाला के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दिया था। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ जिस तरह से खिलवाड़ और मजाक इन लोगों ने किया, वो उसका जवाब आने वाला समय भी देगा, लोग भी देंगे और भगवान भी इनको माफ़ नहीं करेगा। कहीं ना कहीं पे राकेश जी, अगर धर्मशाला की बात करें तो एक तरफ देवेंद्र जग्गी जो आम कार्यकर्ता के रूप में प्रत्याशी बने हैं, कांग्रेस के लोगों का कहना है। दूसरी तरफ
सुधीर शर्मा, जिन्होंने कहा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। विकास की जो है धर्मशाला में जो गाथा है वो मैंने लिखी थी, और विकास के को लेकर जो है मैं अब भी जो है जनता के बीच में आया हूं और जनता से पोस्ट मिलेगा। तो क्या लगता है कि राकेश चौधरी कहाँ पे है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं देवेंद्र जग्गी जी और भारतीय जनता पार्टी के हैं सुधीर शर्मा जी। और जैसा कि आपने कहा है कि उन एक कार्यकर्ता को पार्टी ने बनाया है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। कांग्रेस के लोग, जैसे आपने कहा है, मैं उस बात से सरोकार करता हूं। लेकिन जिस तरह से माननीय हमारे विधायक जी ने ये कहा है कि मेरे साथ एक अन्याय हुआ है, किस चीज़ का अन्याय हुआ है? आपने जिस तरह से छलावे से राजनीति में छलावा किया है और जनता में जो जो आपने मतलब कैसे लोभ लुभावने वायदे किए थे, सामान बांटे गए, कई कुछ किया गया और आपने सत्ता हासिल की, और लोग आपको सिर्फ एक विधायक बनाते हैं। विधायक से आगे क्या किस तरह का परिवेश चेंज होगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जनता ने आपको विधायक बनाया था और अच्छे मतों से जिता के भेजा था। अब आप महत्वाकांक्षा के चलते आपने अपने घर में अब बंद रहे। वो जनता ने नहीं तय करना है कि आपका किसके साथ कैसा समन्वय है, वो आपको विधायक को तय करना होता है कि मेरा मुख्यमंत्री के साथ या अन्य मंत्रियों के साथ या सरकार के साथ या सरकार के चीफ सेक्रेटरी के साथ आपका कैसा समन्वय है, वो आपके ऊपर निर्धारित है। ये कोई बहाना नहीं है कि मुझे ये किया गया। और विधायक रहते हुए, क्योंकि सरकार में जो जितने भी मंत्री या विधायक होते हैं वो सारे के सारे मंत्री नहीं बन जाते हैं। कहीं ना कहीं विधायक रह के भी व्यक्ति जो वो अच्छा काम अपनी जनता के लिए कर सकता है। लेकिन महत्वाकांक्षी आदमी के लिए जो हमेशा मुख्यमंत्री का पद, मंत्री का पद हो या अन्य किसी पद की दौड़ में रहा हो, उसके लिए विधायक रहना कोई वो नहीं था। मैं समझता हूं कि जनता ने नहीं, अन्य दलों ने नहीं, उन्होंने जनता के साथ छलावा किया और उस छलावे का जो उत्तर है वो इस बार जनता उनको देगी। मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बातें आ रही हैं सामने कि राकेश चौधरी ने बीजेपी को छोड़ा और उसके बाद वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के साथ चलते रहे। कई फोटोएं भी जो है वो वायरल की गई देवेंद्र जग्गी के साथ आपका साथ है, जहां पे अखबारों में खबरें भी आई कि हम इकट्ठे हैं। तो फिर क्या वजह रही कि आजाद आने की? देखिए, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, वो कारण था। मैं कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गया था, उसका पीछे भी एक कारण था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आया, उसका बहुत बड़ा कारण मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ। लेकिन पब्लिक को ये पता है कि मैंने किस लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद ये जो आपने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस के पास मैं गया, मैं कांग्रेस के पास नहीं गया था। लेकिन सर्वे में मेरा नाम चला। अब सर्वे में मेरा नाम क्यों चला? क्योंकि लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। जिस तरह से सर्वे करवा रहे थे, सर्वे में देवेंद्र जग्गी और विजेंद्र करण जी का नाम था, लेकिन उसमें मेरा नाम भी ऐड हुआ और नाम ऐड नहीं हुआ। मेरा नाम बिल्कुल उभर के आया और नंबर 1 की पोजीशन पे आया। सर्वे के आधार पे देखे तो सर्वे के आधार पे मैं ही नंबर 1 पे था। लेकिन टिकट का आवंटन किस तरह से हुआ वो माननीय मुख्यमंत्री जी को पता होगा, या जिन्होंने हाईकमान ने जो टिकट आवंटित करती है उनको पता होगा। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। और बात रही देवेंद्र जग्गी जी के साथ फोटो खींचने की, वो हम किसी शादी में इकट्ठा हुए थे, उसमें चंद्र कुमार जी भी थे, हम साथ बैठे हुए थे सारे लोग, और वहां पे इन्होंने फोटो क्लिक कर ली। अब किसी के कार्यक्रम में इकट्ठा होना, और वहां पे ऐसा तो है नहीं, वो मेरे दुश्मन तो है नहीं, सबके साथ भाईचारा और भाईचारे के साथ ही रहना मैं पसंद करता हूँ। तो उसके चलते ये हो गया था। अदरवाइज ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। बहुत क्योंकि बहुत व्यस्त समय है, चुनाव प्रचार का टाइम है और हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मेरा लास्ट सवाल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा आपने उठाया था जमकर के, और कहीं ना कहीं पे आपने लोगों के समस्याओं को समाधान के लिए डीसी ऑफिस कार्यालय में भी आप बैठे थे, ठीक है। अब जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस जनता का मिल रहा है? जनता का बहुत बढ़िया रिस्पांस है। और मैंने कहा कि धर्मशाला की जो प्रबुद्ध जनता है, धर्मशाला का यंगस्टर जो है, धर्मशाला की मेरी माताएं बहनें जो हैं, और धर्मशाला का शहर जिसको हम स्मार्ट सिटी कहते हैं, वहाँ से बहुत बढ़िया और बहुत जबरदस्त रिस्पांस मेरे को मिला। नहीं तो बाईपोल में आज़ाद कंटेस्ट करना ये कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ा तो बहुत मुश्किल का काम है ये। लेकिन बावजूद इसके मेरे लिए बहुत लोग पॉजिटिव हैं और मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि मुझे कामयाबी मिले। इसलिए मैं गुरु नानक जी के चरणों में भी आज अपना शीश नवाजने आया था।
और मेरा पूर्ण विश्वास है कि मुझे यहाँ से पूरा आशीर्वाद मिलेगा। जय हिंद, जय माँ चामुंडा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने सुना। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ राकेश चौधरी जी, और जिन्होंने साफ तौर पर जिनका कहना है कि जनता के विश्वास पे, जनता की उम्मीद पर जो है मैं यहाँ मैदान में उतरा हूँ, और दोनों पार्टियों की तरफ से जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह रही है या नज़रअंदाज किया गया है कि जो है टिकट नहीं मिली है, पर फिर भी जनता का साथ उनके साथ है, और लोगों की प्राथमिकताओं के साथ कह रहे कि मैं लेकर चलूँगा। और इसको देखते हुए आगामी चुनाव में अब त्रिकोणीय मुकाबले में क्या अब आने वाली स्थिति रहेगी, क्या धर्मशाला उपचुनाव में भाजपा बाजी मारेगी या कांग्रेस के आम कार्यकर्ता देवेंद्र जग्गी जो है यहाँ से जीतेंगे, या त्रिकोणीय मुकाबले में आज़ाद प्रत्याशी राकेश चौधरी कहीं बाजी ना मार जाएं। तो देखते रहिए जनपद टीवी। तमाम अपडेट्स के लिए हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे, और तमाम चुनावों की अपडेट जो है वो आपके समक्ष रखते रहेंगे। बने रहिए जनपद टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।